हेलो नमस्कार वंदनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड क्या होती है, शॉर्टकट कैसे हमको फायदा दिलाता है, लॉन्ग मेथड कितना लंबा है, शॉर्ट कितना शॉर्ट है, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी हमने देख लिए थे। चलिए आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है, तो आज के लेक्चर में हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने हैं, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट या कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने हैं, उसी के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं। चलिए हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रहा है, तो स्टेटमेंट हमसे बोलता है इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये तो पहले भी देखा हुआ है, आओ देखें जरा किसमें कितना है दम। ये है आपका एक बी वेक्टर और ये है आपका एक ए वेक्टर। क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जब टेल से टेल जोड़े गए, क्या ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जब टेल से टेल जोड़े गए तो क्या ये एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना पा रहे हैं? हाँ सर। कंप्लीट करके देख लो पैरेललोग्राम ऐसा हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। ये देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है पैरेललोग्राम कंप्लीट। वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखते हैं। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट will give the area of parallelogram। किसका क्रॉस प्रोडक्ट? A क्रॉस B। अच्छा अच्छा, अरे अच्छा, A क्रॉस B अगर मैं कर दूं, अभी तक जो मैं करता आ रहा था, अगर मैं A क्रॉस B कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। अच्छा, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं हियर, ये बोला गया है कि अगर मैं A क्रॉस B निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, सही में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा आइए जरा देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से देखिएगा कि ये है आपका एक बी वेक्टर, ये है आपका एक ए वेक्टर। ठीक, मुझे पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। मुझे ये पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है सर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये बात तो आपने सही बोली यार, बेस इंटू हाइट होता है। अगर मैं बात करूं इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर की, तो यहां पर हमारे पास जो बेस है वो कौन बना रहा है? ए वेक्टर बना रहा है। हाँ सर, ए वेक्टर जो है वो हमारे लिए क्या बना रहा है? बेस बना रहा है। वेरी गुड, शानदार। लेकिन अभी हमारे पास हाइट का थोड़ा सा झोल है, हाइट थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है। अगर किसी को ये लगता है कि सर बी वेक्टर इज तो हाइट है, तो कैसे पता करोगे भाई? हाइट हमेशा इस बेस पर क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये बी वेक्टर आपको किस एंगल से ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर लग रहा है, तो कभी भी बी वेक्टर हाइट नहीं बन सकती इस पैरेललोग्राम की। वो तो ऐसे स्लांट में गई हुई है ना, टेढ़ी है। अगर हमको हाइट चाहिए इस पैरेललोग्राम की, तो क्या हमको इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचनी पड़ेगी। यही क्या है? हमारी हाइट है। यही क्या है? हमारी हाइट है। तो हमको बेस तो पता है कि ए है, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मुझे बेस पता चल जाएगा, और अगर मुझे हाइट मिल जाए तो मैं बस गंगा नहा लूंगा। ठीक है। अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, क्योंकि ये क्या टेल से टेल जुड़े हुए हैं, क्योंकि कैसे जुड़े हुए हैं? टेल से टेल जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। मान लिया मैंने। हाँ सर। तो अगर बी वेक्टर ये है तो मुझे आप बता सकते हो हाइट क्या होगी? सर बी वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा, एक होगा बी कॉस थीटा। यहां पर आएगा सर बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। और सर क्योंकि एक वेक्टर है, हम इसको पैरेलली यहां शिफ्ट कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाइट और कुछ नहीं होगी, हाइट और कुछ नहीं होगी, हाइट होगी बी साइन थीटा। मैंने बोला पक्का? आर यू श्योर? आपने बोला सर डैम श्योर। डैम श्योर सर, पेपर में निकलवा दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, पेपर में छपवा दो आप, तो एकदम तगड़ा कंसेप्ट है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये है आपको हाइट मिल गई कितनी? बी साइन थीटा। मैंने बोला बहुत शानदार। आपको बेस का मैग्नीट्यूड मिल गया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेस कितना है? जितनी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। हाइट कितना है? जितना बी साइन थीटा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज नथिंग बट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ये बी वेक्टर का बी क्या है? बी क्या है? बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टू साइन थीटा। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हो। तो आप बेस बोल रहे हो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाइट बोल रहे हो बी वेक्टर साइन थीटा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टू साइन थीटा। तो आपको ये चीजें देखी देखी सी नहीं लग रही क्या
कि a इंटू बी साइन थीटा आपको क्या देता है, सर 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 हमको याद आ गया कि सर यही चीज तो a क्रॉस b हुआ करती थी, यही चीज तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर हुआ करती थी, हाँ कि ना? हाँ सर। आई मेरी बात समझ में? तो आपको a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड से क्या मिल रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल रहा है। क्या ये बात मैंने एकदम सही बताई? हाँ सर, याद आ गया कि a b साइन थीटा जो हुआ करता था वो a क्रॉस b हुआ करता था, और वही यहाँ क्या है, पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। तो सर आज से हम ये बात याद रखेंगे, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे कि अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो आप चेक करो कि क्या उसकी दो एडजेसेंट साइड किसी दो वेक्टर से बनी है। हाँ, तो आप उन दोनों वेक्टर का क्या करा दो, क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, थीटा आपको गिवन है, आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक, क्लियर, पक्का? सर हमको लग रहा है कि अगर पैरेललोग्राम का कोई कंसेप्ट है तो सर ट्राइंगल का भी होना चाहिए। बिल्कुल है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, कंसेप्ट बोल रहा हूं, कंसेप्ट रिलेटेड टू एरिया, है ना? ये हमने समझा यहां पे। क्लियर? चलिए तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे कंसेप्ट। चलिए, लिख लिया होगा आपने, इसको करता हूं मैं इरेज। ठीक, दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं जो किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड बना रहे हैं तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देगा, उस पैरेललोग्राम का एरिया देगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपको उसका क्या देगा, एरिया देगा। और ये बात याद रखना कि मैग्नीट्यूड मैंने लगा दिया है तो कभी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी, है ना? एरिया आपका नेगेटिव में नहीं आएगा। एरिया जो होता है, एरिया जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो मॉड लगा दिया है तो आपको पता है जब मॉड लग गया तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। तो चलो नेक्स्ट, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम देखेंगे कि इफ टू वेक्टर्स represent two sides of a triangle, if two vectors represent two sides of a triangle, then the magnitude of their cross product, give the value of area of triangle, हाँ ना? हाँ, ये आ गई आपकी, ये आ गया स्टेटमेंट, ये आ गया कंसेप्ट। इसको लग देता हूं मैं इन्वर्टेड कॉमास में, है ना? जो बात हमने पहले की थी उसी बात को हम यहां पर भी करने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जो किसी ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि ये है एक वेक्टर ए वेक्टर, थोड़ा लंबा बना देता हूं, जैसे कि ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये है वेक्टर बी वेक्टर, ये है वेक्टर आपके पास दूसरा बी वेक्टर। क्या ये दोनों जुड़कर टेल टू टेल जुड़ने के बाद आपको किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हुए लग रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल लग रहे हैं। ट्राइंगल कंप्लीट करके भी देख सकते हो आप, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। तो अगर ये ट्राइंगल आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके मुंह से तुरंत ये बात निकलनी चाहिए कि सर हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, एरिया ऑफ ये ट्राइंगल क्या होता है हमको पता है, और वो होता है सर हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ भी देखो बातें क्या हो गई, यहाँ भी बातें कुछ वैसी सी ही हो गई कि बेस जो है आपके लिए वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बन जाएगा। नहीं, जो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वही तो बेस होगा। तो चलिए, बिल्कुल सही बात मैंने लिख दिया तुरंत ही ज़्यादा बिना किसी से बातचीत किए मैंने लिख दिया, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमको क्या बना कर देगा, बेस बना कर देगा। ओके, इंटू हाइट। अब हाइट की दिक्कत फंसी,
वो दिक्कत हम पैरेललोग्राम में ऑलरेडी सॉल्व करके देख चुके हैं कि अगर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिरा दूं इस ए वेक्टर पर तो ये क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। ओके, वेरी गुड। इस हाइट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ सर, ये है बी वेक्टर, इस बी वेक्टर का ये साइन वाला कंपोनेंट होगा, है ना, या आप चाहो तो इधर देख सकते हो कि ये है सर बी साइन थीटा, और इसको यहां पर पैरेलल शिफ्टिंग के द्वारा लाया जा सकता है। तो ये भी और कुछ नहीं है, हाइट और कुछ नहीं है, इट इज बी साइन थीटा। बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने बोला लो यहां लिख देता हूं मैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा, ऐसा लिख दिया मैंने इस चीज को। कोई प्रॉब्लम किसी को इस बात से नहीं, चाहे मैं बी लिखूं चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिखूं एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर 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 यहां पर जो आपने ए वेक्टर किया और जो बी वेक्टर किया और जो साइन थीटा किया, इसको मिलाकर तो मुझे क्या दिख रहा है, ए क्रॉस बी दिख रहा है। इसको मिलाकर तो मुझे क्या दिख रहा है, ए क्रॉस बी दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है। और सर ए क्रॉस बी निकालने के बाद हमको क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना है, किससे, 2 से डिवाइड कर देना है। मैंने बोला हाँ यार ये बात बिल्कुल सही बोली तुमने। तो सर स्टेटमेंट भी जरा देखिए आप, स्टेटमेंट क्या है, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट गिव द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या ये बात सही है? नहीं सर, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट की जगह लिखना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ देयर हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखना चाहिए, तब जाकर ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्टली बैठेगा। क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां क्रॉस प्रोडक्ट तो आ रहा है सर, बट उसके साथ डिवाइड में 2 भी आ रहा है। तो इसके लिए हमको स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा है कि हम जब यहां पर समझेंगे कि डिवाइड बाय 2 आएगा तो हम इसको यहां पर क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, ताकि हमको अंतर समझ में आ जाए पैरेललोग्राम वाले कंसेप्ट में और इस कंसेप्ट में। जब आप पैरेललोग्राम देखते थे तो पैरेललोग्राम में आपको ए क्रॉस बी क्या दे देता था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देता था। लेकिन यहां पर आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको ए क्रॉस बी का क्या चाहिए पड़ेगा, हाफ चाहिए पड़ेगा। तो चलिए, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देन द मैग्नीट्यूड, देन हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, देन हाफ ऑफ, यहां लिख देता हूं, देन हाफ of the magnitude of their cross product give the value of area of triangle। क्या ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट हो गया है ना? ये देखिए, आपको हमेशा ये रेड कलर से लिखा हुआ है, याद रहेगा कि हाफ होना चाहिए। अगर आप ए क्रॉस बी करते हो और उसको हाफ कर देते हो तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाता है। ये देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये बात आपको क्या दूसरे तरीके से भी समझ में आ जाएगी क्या, अगर मैं आपको बताऊंगा? कौन से तरीके से सर? देखो, जब आप पैरेललोग्राम बनाते हो तो क्या आपको पैरेललोग्राम के अंदर 2 ट्राइंगल दिखाई देते हैं? क्या आपको पैरेललोग्राम के अंदर T1 एक ट्राइंगल ये, T2 एक ट्राइंगल ये, 2 ट्राइंगल दिखाई देते हैं? हाँ सर, 2 ट्राइंगल दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं। तो जब आपने वहां पे ए क्रॉस बी किया तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया मिला। अब आप ट्राइंगल के निकाल रहे हो तो आपको इसका आधा करना पड़ेगा। तो देखिए, आपने ए क्रॉस बी डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्लियर? कोई परेशानी वाली बात नहीं सर। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। किसकी मदद से? क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। किसकी मदद से? क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, लिखा होगा आपने। चलिए, इसमें थोड़ा सा याद रखिएगा आप कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हो आप तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, है ना, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। अरे एरिया की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पर मॉड लगाया है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे और उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है ना? चलिए भाई, इस चीज से हमको मिला छुटकारा। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हमको कोई न्यूमेरिकल देखना है क्या, सॉल्व करना है क्या? हाँ, करना है। Calculate the area of the triangle determined by 2 vectors. A vector is equals to 3i cap plus 4j cap and B vector is equals to minus 3i cap plus 7j cap। अच्छा, ठीक है। ट्राइंगल का निकालना है भैया, ट्राइंगल का निकालना है हमको। अभी पता है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए,
एरिया ऑफ, अभी अभी हमने सीखा, नया नया एकदम, एरिया ताजा ताजा गरम गरम कंसेप्ट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी आपको चाहिए अगर, तो आप ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो दूसरे वेक्टर से, उसका मैग्नीट्यूड निकालो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपके सामने एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। ये आपको पता था? हाँ। तो आओ फटाक से क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालें। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना डिटरमिनेंट मेथड से सीख गए हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट कर देंगे, है ना। चलिए आइए, ये है हमारा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहले क्या लिखूं मैं, ए के लिखूं, अच्छा आई जे, के नहीं है ना इसमें, के है ना इसमें, के कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, तो लिखा 3, जे के नीचे 4 और के नीचे 0। आइए जरा बी की बात करें तो आई के नीचे -3, जे के नीचे 7 और 0। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लिया। आओ जरा कर दें हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। पता है स्टैंडर्ड पैटर्न क्या है, प्लस ब्रैकेट आई कैप माइनस ब्रैकेट जे कैप प्लस ब्रैकेट के कैप, ठीक है। चलिए आई कैप के लिए करना है तो आई कैप वाले कॉलम और आई कैप वाले रो को छुपा लूं, 4 इंटू 0 -7 इंटू 0, 0 आ गया भाई ये तो, अच्छा ओके ठीक है। चलिए 0 आ गया। आप करें जरा जे कैप की बात, तो जे कैप वाले कॉलम को छुपाया, आई कैप वाले कॉलम को छुपाया, तो 3 इंटू 0 -3 इंटू 0, अच्छा ये भी 0 आ गया, ओके। अब के कैप वाला निकालना है तो के कैप वाले कॉलम को छुपाया, के कैप वाली रो को छुपाया, तो 3 7 21 माइनस 3 7 21, 4 3 12, ये माइनस का 12 बनेगा, -12, और यहां पहले से एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 12। नहीं नहीं, अरे बताओ ना, देखो 4 ये हो जाएगा 7 3 21, 4 3 -12 है, यहाँ माइनस है तो -12, माइनस यहाँ पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देखो ऐसे लिखना था मैं इसको, माइनस ऑफ -12। कोई प्रॉब्लम किसी को इस बात से? नहीं सर, ये तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हम लोग को तो इतनी जल्दी समझ में आ ही जाता है, आपसे तेज समझ में आता है सर, आप क्या हम लोगों को एकदम स्लो समझते हो क्या? तो 0 आई कैप 0 जे कैप, और ये कितना हो गया, 21 + 10 इज 31 + 2 इज 33, कितना आ गया 33 के कैप, कितना आ गया 33 के कैप। क्लियर बात 100%? हाँ सर। तो जैसे ही आपके पास ए क्रॉस बी आया 33 के कैप, आप समझ गए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 33 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, कितना आ जाएगा, √0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, है ना। इससे आपको पता चलेगी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, और इसको आप कर दोगे किससे, डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितना आंसर आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। डिवाइड बाय 2 करना ना भूलें, नहीं तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं मिलने वाला है, ठीक है, पक्का 100%? हाँ सर। चलिए तो इसको नोट डाउन करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस चीज से हमें समझ में आ गया भाई कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। एक जो जनरल गलती यहाँ पर लोग करते हैं यूनिट की, वो ये होती है, अच्छा इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना होगा। वैसे बहुत ईजी है, अगर आप करोगे तो तुरंत आपको बन जाएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, और इसकी जब यूनिट लिखने की बात आएगी ना, तो मान लो, चलो इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, ये हो जाएगा √33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर लोग लिख देते हैं यूनिट। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर रहे हो, उसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर 2 से डिवाइड भी किया है ना, पहले मैंने मॉड निकाला है फिर 2 से डिवाइड किया। ये मत बोल देना कि ए क्रॉस बी का जो मॉड है सर डिवाइड बाय 2 के बराबर है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आप यूनिट लिखते हो ना, वहाँ आप लिख देते हैं स्टूडेंट्स 33/2 यूनिट। यूनिट भैया कैसे लिख रहे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हो तो यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर ऐसे आता है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ें, खत्म करें इस क्वेश्चन को, ध्वस्त करें, ये कर दिया ध्वस्त इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट
कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। कोई बात नहीं, आ जाओ फटाफट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हमको पता है भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर मिलके पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स बना रहे हैं, और हमको बहुत अच्छे से पता चल गया है कंसेप्ट से कि अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना होगा, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा, उससे आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो। ठीक है, चलो ए क्रॉस बी कर लेते हैं। ये है भैया डिटरमिनेंट मेथड, जो है शॉर्टकट मेथड, आई कैप जे कैप के कैप, और वो क्या है ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई जे के। अब आई के नीचे लिखेंगे ए का आई वाला, तो ये है 1, जे के नीचे 2, के के नीचे 3। अब बी वेक्टर का लिखेंगे, क्योंकि हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो इसलिए ए के पहले लिखते हैं फिर बी के लिखते हैं, तो बी वेक्टर इज 2, आई के नीचे 2, जे के नीचे -3, के के नीचे 1। ठीक, 2 -3 1। क्लियर है? चलिए फटाफट करेंगे वही हम जो हमेशा से करते आए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आ जाओ क्या है भाई स्टैंडर्ड पैटर्न, प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है ना, यही स्टैंडर्ड पैटर्न है। चलो इसी को फॉलो करेंगे। आई कैप का निकालना है तो आई कैप के कॉलम और आई कैप की रो को छुपाएंगे। 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 3 ज़ा 9। ठीक, 2 1 ज़ा 2, ये लिखा मैंने 2, माइनस 3 3 ज़ा 9, ये -9 था तो -9 और ये माइनस मिलके +9 बना देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 9। ठीक है, आइए जे कैप का निकालना है तो जे कैप वाली कॉलम और जे कैप वाले रो को छुपा लूं। 1 × 1 = 1, माइनस 3 × 2 6, -6। ओके, चलिए के कैप वाले को छुपा लूं, कॉलम बना लूं, कॉलम छुपा लूं और रो छुपा लूं। 3 1 ज़ा 3, -3, -3, -2 2 ज़ा 4। क्लियर? सही लिखा है मैंने? हाँ सर, बिल्कुल सही लिखा है। आ जाओ, तो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आने लग गया, आने लग गया 9 + 2 is 11, आई कैप माइनस 1 - 6 is -5, -5 प्लस -5 माइनस से मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो +5 जे कैप, +5 जे कैप प्लस माइनस हो जाएगा -7 प्लस माइनस माइनस -7 के कैप, -7 के कैप। क्या ये बात मैंने एकदम सही लिखी है यार? प्लीज मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ। 9 + 2 is 11, 6 माइनस का है प्लस का 1 है तो -5 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये -7 होगा, -7 प्लस से मिलके क्या बना देगा, माइनस बना देगा, तो -7 के कैप। सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका अगर आपने मॉड निकाल डाला तो लाइफ झिंगा लाला। इसी से आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलने वाला है। कैसे निकालोगे मॉड? √11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। नहीं? हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने। और इसका आप निकालोगे रूट, जैसे ही रूट निकालोगे वही वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम वाली बात? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं सर। 121 में 25 जोड़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसमें 49 जोड़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसका रूट निकालना है और वही आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे देगा। यूनिट क्या होगी? स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर, बहुत ही शानदार तरीके से खेल गए हैं आप, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। पहले सीखा कंसेप्ट, फिर उसके लगाए क्वेश्चन, एकदम झमाझम हमको सारे क्वेश्चन अब बनने लग गए। ठीक है, क्लियर? बहुत शानदार, बढ़िया। चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, निकाल लिया होगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार करूंगा। इसका रूट आप मुझे बताइए कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में, और बताइए कितने स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है आपकी आंखों के सामने। प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं बनाने वाला हूं इस क्वेश्चन पर स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। आपको एक ए वेक्टर दिया है, आपको एक बी वेक्टर दिया है और आपको एक सी वेक्टर दिया है। ठीक है ना? बोल रहा है पता करिए कि क्या ये तीनों वेक्टर मिलकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं क्या, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं क्या। और ये कैसे करेंगे?
चलिए, तो इसके पहले कि हम ये कैसे करेंगे मैं आपको कुछ नोट पॉइंट बता देता हूं। ये बोल रहा है कि बताओ ये वेक्टर्स राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं कि नहीं। तो पहले ये तो पता कर लें हम कि ये ट्राइंगल ही बना रहे हैं कि नहीं। राइट एंगल तो बात की बात है, पहले ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं यही तो पता करना है ना, फिर हम पता करेंगे कि राइट एंगल बना रहे हैं कि नहीं। तो मैं आपको देता हूं नोट। क्या है नोट? फर्स्ट we will find out whether these vectors form a triangle or not, पहले तो ये पता करेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम सबको पता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम सबको पता है। अगर इन दोनों कोई भी दो वेक्टर का सम किसी तीसरे वेक्टर के बराबर आ जाता है, क्या किसी भी तीन में से किसी भी दो वेक्टर का सम किसी तीसरे वेक्टर के बराबर आ जाता है, तो आप समझ जाना कि हाँ ये तीनों वेक्टर मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। चलो, क्या बोला मैंने? अगर मान लो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलकर आपको सी वेक्टर दे दें, या फिर आपको बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ मिलकर ए वेक्टर दे दे, या फिर आपको ए वेक्टर सी वेक्टर के साथ मिलकर बी वेक्टर दे दे, तो आप बोल देना इनमें से अगर कुछ भी हो गया तो आप ये मान लेना कि हाँ ये जो तीनों वेक्टर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये मिलकर हमको एक ट्राइंगल बनाकर देंगे। ठीक है ना? ओके, check whether check if the vectors satisfy any of this equation, any of these equations। ठीक है, यही पता करना है। ओके, तो यार a प्लस बी देखते हैं पहले करके। देखो, a वेक्टर में अगर b वेक्टर जोड़ूंगा तो 3 + 1 4 होना चाहिए। यहाँ 4 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो a वेक्टर b वेक्टर वाला काम तो नहीं बन सकता। आओ b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर करके देखते हैं। b में c जोड़ते हैं। चलो, 1 + 2 3 मिल रहा है। हाँ यार ये तो सही है। आगे चेक करते हैं। -3 + 1 -2 होना चाहिए। -2 आ रहा है। ओके, वेरी गुड। 5 - 4 1 के आना चाहिए। यहाँ 1 के क्या पा रहा है? सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट, एकदम ब्रिलियंट। तो इसका मतलब ये है कि पहला सेटिस्फाई नहीं हुआ लेकिन दूसरा सेटिस्फाई हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि these vectors form a triangle, here क्या हुआ भाई? b वेक्टर प्लस c वेक्टर ने मिलकर हमको क्या दे दिया? a वेक्टर दे दिया। hence here these vectors form a triangle। These vectors form a triangle। ये तो हमको पता चल गया कि ये वेक्टर मिलकर क्या कर रहे हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब वो राइट एंगल की नहीं है कि नहीं, इस पर हमको जोर देना है। चलिए, तो इतना आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए। बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमने पता कर लिया कि ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। अब अगर आपको ये पता करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो यार आपको थोड़ा सा ना अपने पुराने कंसेप्ट्स को आगे लाना होगा। याद करो कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देन अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं? डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। याद करो, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ये बात आपको मैंने बताई है। देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। क्लियर?
ठीक है सर, ये हमको समझ में आ गया। तो सर करेंगे क्या इसका, देखो आपके पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है। अगर आपने किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूव कर दिया, जैसे कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करके आपने जीरो आ गया आपका आंसर, तो आप समझ जाना कि ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ट्राइंगल की एक साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो ट्राइंगल कैसा हो गया, राइट एंगल हो गया, ठीक है ना। ये चेक कर लो, या फिर अगर ये नहीं आ रहा है तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर चेक कर लो जीरो आ रहा है क्या, या फिर ये चेक कर लो कि बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जीरो आ रहा है क्या। आप इनमें से कुछ भी चेक कर लो, कोई भी एक दो मल्टीप्लिकेशन, दो डॉट प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ गए तो आप ये समझ जाना कि भाई उस ट्राइंगल में एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चलिए आइए देखते हैं। हम निकालते हैं पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है ना। हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम करते हैं। देखिए जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो आपको पता है कि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। क्रॉस डॉट प्रोडक्ट अगर खुद से हो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में, अगर आप डॉट प्रोडक्ट खुद से निकालो तो 1 आता है और किसी और से निकालो तो 0 आता है। ये बात आपको पता होगी। तो चलिए हमको पता है कि ये आई कैप वाले से मल्टीप्लाई होगा, जे कैप वाले से होगा, के कैप वाले से होगा। तो चलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको क्या देगा, 3 × 1 1। डॉट प्रोडक्ट है तो वैल्यू स्केलर आएगी, डॉट प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड आएगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं आएगी। तो चलिए 3 × 1 3 है ना, मैंने 1 लिख दिया था। 3 × 1 3 माइनस 2 × -3 2 × -3 कितना हो जाएगा, -2 × -3 कितना हो जाएगा, +6 कितना हो जाएगा, +6। ठीक, तो ये हो जाएगा भाई +6। क्लियर। आगे देखेंगे +1 × +5 कितना आ जाएगा, 5। ठीक, क्या ये 0 हुआ, नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। ये 3 × 1 = 3, -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा +6 बनाएगा, +1 +5 से मल्टीप्लाई होगा +5 बनाएगा। ये 0 के बराबर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आइए आगे देखते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने कर लिया, आओ बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर करके देख लें जरा क्या आता है। बी वेक्टर को सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कराया तो 1 × 2 = 1, 1 × 2 = 2, ठीक है। -3 × 1 = -3, -3 × 1 -3, +5 × -4 -20। क्या ये 0 के बराबर है, नो, इट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये भी 0 के बराबर नहीं आया, ये भी 0 के बराबर नहीं आया। तो अब बचा हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन जो है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। आइए चेक कर लेते हैं क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है क्या। चलिए ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 3 × 2 = 6, ठीक, -2 +1 -2 +1 से मल्टीप्लाई होगा -2, ठीक, +1 -4 -4, ठीक है। तो -4 -2 = -6, -6 + 6 = 0। तो हमको यहां से क्या पता चल गया कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आया है वो 0 आया है, 0 आया है। इसका ये मतलब हुआ कि जो ए वेक्टर है वो सी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। क्या बात आपको समझ में आई? हाँ सर, हमको बहुत अच्छे से समझ में आई कि अब हम यहां से बोल सकते हैं क्या, एज ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, दिस implies this triangle is a right angle triangle. This triangle is a right angle triangle। ये हो गया बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ध्वस्त। क्या करना था, पहले जो वेक्टर्स दिए थे भाई, पहले जो वेक्टर्स दिए थे उन वेक्टर्स में आपको ये चेक करना था कि क्या वो ट्राइंगल भी बना पा रहे हैं या नहीं। ट्राइंगल तो दूर की बात है, ट्राइंगल बनाने के लिए हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी के बराबर हो जाए। कोई भी दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर अगर हो जाता है तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक, जैसे ही हमको पता चला कि हाँ ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, अब हमको ये चेक करना था कि क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स थे, ए बी और सी। इन ए बी और सी में से किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाता तो हम ये बात मान लेते कि भाई ये ट्राइंगल क्या है, इस ट्राइंगल को हम राइट एंगल
ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगा दिया, ठीक है ना। हमने चेक किया, पहले ए डॉट बी किया, 0 नहीं आया, फिर हमने बी डॉट सी किया, 0 नहीं आया, फिर हमने ए डॉट सी किया और देखा कि 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आपका जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर, प्रूफ हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है। आ जाओ। डिटरमाइन यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अरे वाह, यूनिट वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट को मिला दिया गया है। आओ हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है ना। चलिए, आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, प्लस ब्रैकेट में आई कैप माइनस, यहां माइनस आता है, जे कैप प्लस यहां आता है के कैप, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे और निकालेंगे। चलिए, आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो आप पहले क्या रखोगे, ए की वैल्यूज, तो आई कैप के नीचे 3, ठीक, जे कैप के नीचे -5, के कैप के नीचे 10, ठीक है, क्लियर, बढ़िया। अब बी के रखेंगे तो बी में यहां आई कैप के नीचे 6, जे कैप के नीचे 5 और के कैप के नीचे 2। के कैप के नीचे क्या भाई, 2। क्या भाई, क्या भाई, क्या भाई, क्या भाई, क्या भाई, क्या भाई, 2। ये रख दिया मैंने, है ना। चल, अब हमको किसकी जरूरत है, अब हमको उस रूल की जरूरत है जो हम लगाते थे डिटरमिनेंट मेथड में। किसकी जरूरत है, सांसों की जरूरत है जैसे। आई कैप वाला निकालना है तो इसके कॉलम को छुपाया, इसकी रो को छुपाया। -5 × 10 इज -10, -5 × 10 इज 50। चलिए, तो ये आ गया 50, क्लियर। चलिए, अब जे कैप वाले के कॉलम को छुपाएंगे और इसकी रो को छुपाएंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, ये रो ये कॉलम और ये छुपा देना है। 3 × 2 = 6 माइनस क्या होगा, 3 × 2 = 6 -10 6 = 60, तो ये हो गया 60। के कैप वाले कॉलम को अब छुपाएंगे, के कैप वाली रो को छुपाएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 या 3 × 5 = 15 -6 × 5 = 30, -30 और माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे, तो ये हो जाएगा 15 + 30। यहां पे सीधे सीधे आपकी आंखों के सामने आपको ए क्रॉस बी आता हुआ दिख रहा है और वैल्यू कितनी है, -50 - 10 इज -60 आई कैप। 6 - 60 इज -54, -54 माइनस से मिलेगा तो प्लस बना देगा, तो 54 जे कैप। सही लिखा है क्या, हाँ सर सही लिखा है। प्लस 30 + 10 40 + 5 45 के। दिस इज योर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब वो बोल रहा है कि आप क्या फाइंड आउट करो, डिटरमाइन यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। चलो, तो भैया आपको इसी के डायरेक्शन में क्या चाहिए, एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो चलो यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। हमको चाहिए ए वेक्टर, मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं बोल रहा हूं आर वेक्टर, ठीक, आर वेक्टर। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आर कैप। तो आर कैप कैसे निकलेगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, इससे निकलेगा कि नहीं, हाँ सर। आओ जरा आर वेक्टर लिखते हैं ऊपर, हम निकाल रहे हैं क्या, आर कैप। आर है आर वेक्टर है ऊपर -60 आई कैप प्लस 54 जे कैप प्लस 45 के कैप। इतनी पास से ना नंबर्स देख के लगता है कि मैं क्या लिख रहा हूं, आंखें ऐसे चौंधिया सी जाती हैं। चलिए, नीचे चाहिए आपको इसका मैग्नीट्यूड। क्या कर दूं, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है मैग्नीट्यूड। देखिए आप कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। 60 का स्क्वायर -60, आप बोलोगे सर -60 का स्क्वायर, मतलब आप अभी तक सीखे नहीं हैं। चलिए, 54 का स्क्वायर, सॉरी तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिखकर छोड़ देंगे। हमारा कंसेप्ट सही बैठना चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए, दिस इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। लो भाई, हाँ कि ना, हाँ सर, बिल्कुल सही तरीके से हमने क्या निकाल दिया, अपना एक यूनिट वेक्टर निकाल दिया पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मत सॉल्व करो उसको, बहुत बड़ी वैल्यू चली जाएगी, तो बेटर है हम इसको यहीं लीव करते हैं। लेकिन कंसेप्ट को हम लीव नहीं करेंगे, कंसेप्ट एकदम
पकड़ कर चलेंगे। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमारे पास ये आया, इसको हमने आर वेक्टर बोला, आर का हमको कैप चाहिए तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर, उससे हमने आर कैप निकाल लिया। ये आपकी आंखों के सामने आर कैप है। ठीक है, बहुत ही तुरंत जल्दी 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 इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने शॉर्टकट मेथड सीख लिया है क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये एकदम सही है, चेक कर लीजिएगा आप। अगर आपको लगता है कि सिंप्लीफाई कर लो तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंसेप्ट एकदम बराबर है, कंसेप्ट की कोई भी दिक्कत हमको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या हमारी नजरों के सामने। अरे अभी भी है क्वेश्चन। इफ टू वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप एंड लैम्डा कैप, अच्छा लैम्डा आ गया है, आर पैरेलल टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देख के अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये लैम्डा कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। दो वेक्टर उसने आपको दे दिया और बोल दिया कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, तो आपने तुरंत निकाल लिया कि इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, ठीक, तो क्या होता है, अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो cos 0 हो जाएगा 1, तो उससे हमको कोई फायदा मिलने नहीं वाला है। लेकिन अगर हम क्रॉस बोल रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट अगर बोल रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट में आता है cos थीटा। अगर आप देखोगे ना, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनका अगर आप डॉट निकालोगे तो आपको मिलेगा ए बी cos थीटा, और थीटा आपने बोला है 0 डिग्री है, तो cos 0 हो जाएगा कितना, 1। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई सर बात समझ में। देखो cos थीटा पुट करोगे, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री पुट करोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, हट जाएगा 1 होके। तो ए बी का क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। चलिए तो यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट का तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन हमको ये पता है कि अगर थीटा 0 है और मैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूं और दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल 0 है, तो हमको पता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ए बी साइन 0, साइन थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालकर 0 से इक्वेट कर सकता हूं, जिससे मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये मेरे दिमाग में एक नक्शा बना, आंसर तक पहुंचने का क्या बना, नक्शा बना। तो मैंने बोला चलो भाई बहुत अच्छी बात है, मैं क्या करता हूं, मैं फाइंड आउट करता हूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना, क्योंकि वी नो दैट फॉर parallel vectors that is a vector and b vector and a vector and b vector, a vector cross b vector is equals to 0। ये होने वाला है, ये मुझे पता है। चलिए तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, i कैप j कैप एंड k कैप पे। चलिए i कैप j कैप k कैप, तो 2 3 -1। अरे मैं वेक्टर के नाम तो दे दूं, आप बोलोगे सर नामकरण तो आपने किया ही नहीं। चलो भाई ये वेक्टर नाम दे देता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक। चलिए b वेक्टर इज -4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लैम्डा k कैप। ये आपको दो वेक्टर्स दिए हैं, अब इनका क्या निकाल लूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूं। तो आ जाओ भाई, ए क्रॉस बी निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहा हूं। आ जाओ, तो आई जे के नीचे पहले मैं किसकी वैल्यू रखूंगा, ए कैप की, ए वेक्टर की। तो देखिए 2 3 और -1, ये रखता हूं मैं 2 3 -1। हमेशा की तरह जिसका जिससे कर रहे हो, तो आप जैसे ए का क्रॉस बी से निकाल रहे हो, तो पहले ए के आगे जो ax ay और az है, आप उसको वहां पुट करोगे। चलो अब मैं बी वेक्टर के लिए रखता हूं -4 -4 -6 एंड लैम्डा। सही रखा है क्या, हाँ सर बिल्कुल सही रखा है। आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं इतने ज्यादा। चलिए -4 -6 और लैम्डा, ये रख दी मैंने वैल्यू। चलिए आइए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आपको पता होगा आई कैप जे कैप और के कैप के क्या स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं। हाँ सर हमको पता है, तो चलो मैं लिखता हूँ, है ना, यहाँ से लिखना चालू कर रहा हूँ। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना लगे। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, प्लस आई कैप माइनस
ब्रैकेट में जे कैप प्लस ब्रैकेट में के कैप। चलिए आई कैप में लिखना है आपको, तो आई कैप वाले कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, 3 इंटू लैम्डा 3 लैम्डा माइनस माइनस यहां पे लगा दो माइनस -6 इंटू -1 इज 6, -6 इंटू -1 इज 6, यहां पे आ जाएगा 6। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। जे कैप के आगे लिखना है, तो जे कैप वाले कॉलम और जे कैप वाले रो को छुपा दो, तो 2 इंटू लैम्डा इज 2 लैम्डा, 2 इंटू लैम्डा इज 2 लैम्डा, -4 इंटू -1 इज +4, नहीं गलत लिख दिया सर, -4 इंटू -1 इज +4 और यहाँ माइनस आता है सर, उसके साथ ये हो जाएगा 4, है ना। ये मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस ये मल्टीप्लाइड बाय ये, ठीक है। चलिए अब मुझे के कैप का लिखना है, तो के कैप वाली कॉलम और के कैप वाले रो को छुपाऊंगा, तो 6 2 12 यानी कि -12 एंड -4 इंटू 3 इज -12 और यहां पर पहले से एक माइनस आता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। नहीं आई बात समझ में? -6 इंटू 2 इज -12, एक माइनस यहां लग दूंगा पहले से मैं, 3 4 12 इज -12, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप ये देख सकते हो कि -12 + 12 क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। चलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ रहा है अब आपके लिए, 3 लैम्डा -6 आई कैप, 3 लैम्डा -6 आई कैप माइनस 2 लैम्डा 4 जे कैप प्लस 0 के कैप, और इनको किसके बराबर होना है, इनको 0 के बराबर होना है। किसके बराबर होना है, 0 के बराबर होना है। मेरी बहुत ध्यान से बात सुनना आप, इनको किसके बराबर होना है भाई, 0 के बराबर होना है। चलिए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये बात आप समझ गए, ठीक, हाँ सर समझ गए। चलिए तो इतना नोट डाउन करिए, फिर हम इन पॉइंट्स को उठाएंगे और इससे कंपेयर करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने लिख लिया होगा, तो अब जो काम की चीज़ें हम उसे रखते हैं और मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ज़रा वो सुनिएगा। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आया है वो आपके लिए क्या आया है, 0 आया है। तो मतलब ए वेक्टर का जब आप क्रॉस बी वेक्टर से करोगे तो भी आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलनी चाहिए, हाँ सर। लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक 0 वेक्टर है। क्या है, एक 0 वेक्टर है। आपको ये बात समझ में आई कि जब आपने ए वेक्टर का क्रॉस किया बी वेक्टर के साथ तो आपको एक 0 वेक्टर मिला। 0 वेक्टर मिला मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 0 आई कैप प्लस 0 के कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो ए क्रॉस बी आया है वो कितना आया है, कितना आया है, अभी कितना आया है बताओ, ए क्रॉस बी कितना आया है, आया है सर 3 लैम्डा -6 आई कैप प्लस माइनस 2 लैम्डा -4 जे कैप प्लस 0 के कैप। यही आया क्या, हाँ सर यही आया है। तो चलो अब मैं इसको मिटा देता हूं, आओ कुछ काम की बातें करते हैं। देखो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर आया है तो उसका हर कंपोनेंट 0 0 0 है, ठीक। ए क्रॉस बी अगर 0 हुआ है तो इसका मतलब यह है उस वेक्टर का हर कंपोनेंट क्या है, 0 0 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया और ये जो वैल्यू निकाली, ये जो वेक्टर निकाला, इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, इक्वेशन नहीं इसको इससे कंपेयर कर देंगे, है ना, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 लैम्डा -6 किसके बराबर आ रहा है, 3 लैम्डा -6 आ रहा है 0 के बराबर। तो यहां से हमको लैम्डा कितना मिल रहा है, 2। अच्छा ठीक है सर, एक जगह से तो हमको लैम्डा 2 मिल गया। आओ दूसरा चेक कर लेते हैं। मैं कंपेयर करता हूं जे कैप को, यहां जे कैप है 2 लैम्डा -4, वहां कितना है 0, नहीं, हाँ सर। तो यहां पे आ जाएगा 2 लैम्डा -4 इज इक्वल्स टू 0, आ जाएगा, हाँ सर। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आ जाएगी सर, बिल्कुल आ जाएगी, आ जाएगी, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगी, ठीक। तो यहां से भी लैम्डा 2 है, यहां से भी लैम्डा 2 है, तो आपका आंसर क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, हाँ। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। क्लियर है, क्लियर कट क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा मेथड और है, आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ डाउट्स आपको हो सकते हैं कि सर यहां पर तो +0 जे कैप है, यहां पर तो माइनस है सर,
फिर आपने कैसे बराबर कर दिया, यहाँ पे माइनस लगना चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं इस वेक्टर को माइनस आई कैप कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, क्योंकि ए क्रॉस बी एक जीरो वेक्टर है और जीरो वेक्टर आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, आर्बिट्री डायरेक्शन, हाँ कि ना, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसलिए मैंने यहां पर सीधे इक्वेट कर दिया है, कोई माइनस प्लस की झंझट नहीं पाली। लेकिन ये जो हमने यूज किया कंसेप्ट, ये काफी बड़ा कंसेप्ट था। इसमें पहले हमने देखा कि दोनों पैरेलल वेक्टर है तो थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेता हूं, फिर ऐसा ऐसा कंपेयर करके निकाल लूंगा। क्या होता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है ना, आर पैरेलल, या फिर यही कंसेप्ट कोलिनियरिटी का भी है। अगर दो वेक्टर पूछे जाए कोलिनियर है कि नहीं, तो यही कंसेप्ट कोलिनियरिटी का भी है। मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, कोलिनियरिटी भी लिख दे रहा हूं, कोलिनियरिटी। अगर कोलिनियरिटी का भी कंसेप्ट चेक करना हो तो इसी पर्टिकुलर शॉर्टकट का आप यूज करेंगे। क्या, देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, ठीक है ना, एंड बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है, और आपको ये बात पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, या आपको चेक करना है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, कुछ भी दोनों में से एक चीज। तो देखो एक बात बताओ, अगर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है तो उसको अभी आप होल्ड पे रख दो, अभी हम क्योंकि पैरेलल का केस देख रहे हैं, तो चलिए पैरेलल के बारे में बात करते हैं। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं और यह आपको बोला गया कि चेक करो ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है कि नहीं, तो एक बात याद रखना, आप चेक करोगे कैसे, ए एक्स बाय बी एक्स का रेशो बराबर होना चाहिए ए वाई बाय बी वाई का रेशो बराबर होना चाहिए ए जेड बाय बी जेड के रेशो के बराबर, ये किसी एक रेशो के बराबर होना चाहिए के, ठीक। अगर ये सारे रेशो आपस में बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। अगर पैरेलल है तो ये होगा, और अगर ये हो रहा है तो पैरेलल हो गया, ठीक है ना। यही कंसेप्ट ऑफ अगर आपको बोले कि कोलिनियर है कि नहीं, तो यही कंसेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी भी है ना। इसी से आप कोलिनियरिटी भी चेक कर सकते हैं, पहले बता दे रहा हूं मैं, आगे जाके क्वेश्चन आएगा उस पर आप फंस मत जाना, ठीक है ना। वो पूछेगा कि बताइए ये वेक्टर्स कोलिनियर है कि नहीं, ठीक। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये कर लिया भाई हमने अपने आप को एकदम परफेक्ट, है ना। क्योंकि अभी देखो, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, क्योंकि अभी यहाँ हमको कोलिनियरिटी की बात नहीं की गई, इसलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी मैं बस आपके दिमाग में एक बीज डाल रहा था, वो बीज जब पेड़ बन जाएगा तो हम उससे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी आप सिर्फ पैरेलल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पैरेलल का केस समझ लो कि अगर बोला गया दो वेक्टर पैरेलल है तो आपको तुरंत ये लिखना है, चेक करना है, अगर ऐसा हो रहा होगा तो पक्की बात है कि वो पैरेलल होंगे। आओ चेक कर लेते हैं भाई फटाफट। देखो ए एक्स क्या है, ए एक्स क्या है 2 डिवाइडेड बाय बी एक्स क्या है -4, ठीक। ए वाई क्या है, ए वाई क्या है 3, बी वाई क्या है -6, ठीक। ए जेड क्या है -1, ए जेड है -1, बी जेड है लैम्डा, है कि नहीं है। चलो तो आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, हाँ है। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इसको भी बराबर होना पड़ेगा, है ना। ये है भाई हमारा कंसेप्ट कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो इस तरीके के कंसेप्ट हमको लगाना है, इस इक्वेशन को हमको देखना है फॉलो हो रही है कि नहीं, ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो देखो भाई, इसका रेशो कितना आ रहा है -1/2, इसका रेशो कितना आ रहा है -1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, यहां से भी हमको पता चल रहा है लैम्डा की वैल्यू 2 आ जानी चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द शॉर्टकट। क्लियर है, पक्की बात 100%, हाँ सर। तो देखिए ये एक और अच्छा क्वेश्चन था, आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए। एक क्वेश्चन और अच्छा करते हैं हम। चलिए, तो भाई एक ही क्वेश्चन को हमने दो अलग अलग मेथड से कर लिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कोलिनियरिटी अगर आपको परेशान कर रही है, अपने आप को बिल्कुल भी दिमाग में मत डालो लोड, आगे क्वेश्चन आएगा, हम वहां इस चीज को अच्छे से डिस्कस
कर लेंगे। अभी आप इतना समझो कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो ax by bx is equals to ay by by is equals to az by bz होना चाहिए। क्लियर, पक्का, 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है हमारी नजरों के सामने। अरे क्वेश्चन तो है ही नहीं, चलो ये क्वेश्चन मुझे देना है इसलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ठीक है ना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ और फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, ये ज्यादा सही रहेगा, है ना, नहीं तो आप बोलोगे वैल्यू क्या होता है सर। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओहो हो, ओहो हो, ओहो हो। क्या आपको बोला है कि ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड बताओ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो मान लो अगर एक वेक्टर आपके पास ये है सी वेक्टर, सी कैसे आ गया, बी कर देता हूं उसको यार, बी, ठीक है ना। एक वेक्टर आपके पास बी वेक्टर आ गया, एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर आ गया। इन दोनों वेक्टर के बीच में मैंने आपको बोल दिया थीटा का एंगल है। तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर अगर किया जाए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर किया जाए तो क्या होगा। तो देखो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, ए क्रॉस बी आपको करना है तो आपने अपने पाम को रखा कहां पर, ए पर, और कर्ल कर दिया किसकी तरफ, बी की तरफ। किसकी तरफ कर्ल कर दिया, बी की तरफ। ठीक, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हम। देखो ये एक ही प्लेन पर है, ऐसे रखे हुए हैं, है ना, एक मतलब एक ही प्लेन पर दो वेक्टर हमेशा ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे रखे हुए हैं। दोनों वेक्टर कैसे हैं, इस प्लेन में, ठीक है ना, कैसे हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ये दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर को ऐसे रखा गया जमीन पे, ठीक है ना। तो जब मैं क्रॉस करूंगा इनका और ऐसे अपनी उंगलियों को कर्ल करूंगा बी की तरफ, तो वेक्टर कहां जाएगा, ए क्रॉस बी कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। दिस इज ए क्रॉस बी, ये होगा आपका क्या, ए क्रॉस बी। क्लियर है, पक्का 100%। तो ये बात हमको पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये बात हमको पता है। चलिए, हमसे पूछा गया है कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ बताओ। ठीक है, मुझे ये बताओ ए वेक्टर का इसके साथ एंगल कितना है, सर 90 डिग्री का एंगल है। यार सर यहां पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। वी नो दैट, WKT का मतलब होता है वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ two mutually perpendicular vectors, vector is 0। ये बात आपको पता है कि नहीं, क्योंकि cos 90 हो जाता है, AB cos 90 हो जाएगा 0, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। अच्छा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। तो भाई एक वेक्टर बन गया आपका ए क्रॉस बी वेक्टर, एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर, दोनों के बीच में है 90 डिग्री का एंगल। तो जब भी आप पूछोगे मुझसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मैं बोलूंगा आंसर होगा 0। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। क्या ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। क्या ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई। ठीक है, क्लियर है। तो आपसे वो यही पूछना चाह रहा था कि मैग्नीट्यूड बताओ ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी का क्या होगा। तो आपने पहले ए क्रॉस बी किया, देखा आपने ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है और ए वेक्टर ए क्रॉस बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ये हमको पहले से पता था, तो हमने क्या कर दिया, आंसर बता दिया 0। क्लियर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी इज 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कभी कभी क्वेश्चन फंसा लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन दिक्कत दे देते हैं, लेकिन हमने अपने आप को, अपने कंसेप्ट को हर जगह से ठोक बजा के देख लिया है, हमने सब सीख लिया है। काफी अच्छे तरीके से हम वेक्टर्स को हैंडल कर रहे हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे, हो सकता है डायरेक्शन कोसाइंस हम चालू कर दें। तो चलिए तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।